Okay guys, in this video we will be discussing the isotopes of uranium. ठीक है, so अब इसमें क्या है कि uranium basically has three isotopes, right? And what are they? These are 234, 235 and 238 isotopes of the uranium, right? So you can write them like this. ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि uranium का symbol होगा U, right? एंड 234, 235, 238 ये इनके क्या होंगे हमारे पास मास नंबर. ठीक है, एंड इनके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो यूरेनियम के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं? यूरेनियम हैज़ 92 प्रोटॉन्स, राइट? सो यू विल राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हियर. ठीक है, इस तरह से 92 92 92 आपने इसको यू करके लिखना है. फिर इसके बाद क्या है कि अब हम इसके यूजेस को पढ़ेंगे कि यूरेनियम 235 कहाँ यूज़ होता है, यूरेनियम 238 कहाँ यूज़ होता है, 234 वाला कहाँ यूज़ होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द यूरेनियम 235. ठीक है, एंड इसका यूज़ ये है कि हम इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूज़ करते हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स के अंदर यूज़ करते हैं. ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये हमारे पास यूरेनियम 235 आइसोटोप क्यों एटॉमिक बॉम्ब्स के अंदर यूज़ होता है. सो द रीज़न इज़ गिवन हियर. ठीक है, ओके. फिर इसके बाद हमारे पास यूरेनियम 238 जो है ये आइसोटोप, ये हमारे पास बेसिकली इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकता. वाई? बिकॉज इसके अंदर वो वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं जो हम इस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, एटॉमिक बॉम्ब के लिए जो हमें चाहिए होती है प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो यूरेनियम 238 के पास वो नहीं है. फिर इसके बाद यूरेनियम 234 की अगर हम बात करें तो यूरेनियम 234 इज़ रेयर. ठीक है, जिसकी वजह से हमें अवेलेबल ही नहीं होता, तो हम इससे कुछ कर ही नहीं सकते. ठीक है, फिर इसके बाद नेचुरल अबंडेंस अगर हम देखें इसकी, तो वो क्या है कि यूरेनियम 235 हमारे पास 0.006% होता है. ठीक है, यूरेनियम 238 हमारे पास 0.72% एग्जिस्ट करता है. ठीक है, और अगर हम यूरेनियम 238 की बात करें तो वो 99.27% एग्जिस्ट करता है, राइट? सो हमने ये देख ली इसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है. अब हम करते हैं इसकी फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, तो इट इज़ वेरी मच ईजियर. ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से पता चलेंगे हमें? फ्रॉम दिस एटॉमिक नंबर. ठीक है, सो 92 92 यहाँ पे हो जाएगा, इधर भी यही होगा 92 92 92 92. ठीक है, सो ये हमारे पास डन हो गया. बट अब न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे? सो एज यू नो कि मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड दिस इज़ हाउ वी गेट द न्यूट्रॉन नंबर. ठीक है, सो अब कैसे हमें पता चलेगा कि अब हम माइनस करेंगे इसको, तो 234 माइनस 92 हमारे पास क्या बनता है. सो आप लोग भी इसको कैलकुलेट करें एंड देन व्हाट यू विल गेट. हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट का हमारे पास आंसर ये बनता है कि 234 माइनस 92 इट मेक्स 142. ओके, सो 142 न्यूट्रॉन्स. ठीक है, फिर इसके बाद 235 माइनस 92 इट मेक्स 143 न्यूट्रॉन्स, एंड देन 238 माइनस 92 इट मेक्स 146. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेंगे. फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि जब यूरेनियम 238 ये वाला, ठीक है, जब ये डिके होता है हमारे पास इनटू थोरियम. ठीक है, थोरियम हमारे पास ये भी एक एलिमेंट होता है विच इज़ फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली मास नंबर इज़ 234 एंड इसका एटॉमिक नंबर इज़ 90. ओके, और जब ये हमारे पास यूरेनियम 238 थोरियम बनता है, ठीक है, इसमें डिके होगा, तो बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स को एमिट करेगा. ठीक है, और ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं? बेसिकली यू नो इट के हमने बोहर से एटॉमिक थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि ये डब्ल्यू पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियस होता है. ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास बेसिकली इसका ये बताया कि डिकेइंग प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से ये हमारे पास डिके होता है. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है 235 की बात करते हैं हम लोग. ठीक है, अब जो फिजन होती है यूरेनियम 235 की, तो इससे हमारे पास क्या ऑब्टेन करेंगे हम कि हमारे पास स्मॉल न्यूक्लियाई ऑब्टेन होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड एनर्जी आती है. ठीक है, और जब ये और बेसिकली इसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी जो रिलीज़ होती है 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम 235 से, जब ये हमारे पास डिके होता है तो कितनी होती है? तो वो होती है हमारे पास इतनी जितने के अगर आप 17,000 किलोग्राम ऑफ कोल्स को बर्न करते हैं, कोल को बर्न करेंगे, तो इतनी हमारे पास जो यू नो कि एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसके बराबर होती है. सो यू नो कि इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से हम इसको एटॉमिक बॉम्ब्स के अंदर यूज़ करते हैं. ओके, देन वी हैव के केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो क्या बेसिकली प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स किसी एलिमेंट में कितने हैं या कैसे हैं. ठीक है,
तो बेसिक उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस पर क्या डिपेंड कर रही होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो उससे हमें क्या है कि कोई केमिकल रिएक्शन का नहीं पता लगता, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स हमारे पास किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या होता है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी क्या सेम होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, क्योंकि उनके पास प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं ना, लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है, तो इसलिए और न्यूट्रॉन्स वैसे भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, तो हम ये नहीं कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी डिफरेंट है, ठीक है, बल्कि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स सेम होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड, वी हैव द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। तो आइसोटोप्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और हम कैसे यूज़ करेंगे इन सब आइसोटोप्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कि स्टेबल एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैव मैनी एप्लीकेशन साइंस एंड मेडिसिन, ठीक है। जो हमारे पास स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। स्टेबल मीन्स कि वो उनमें से कोई रेडिएशन नहीं निकलेंगी, और रेडियो एक्टिव है तो इट मीन्स कि रेडिएशंस को एमिट करेंगे, ठीक है। तो ये दो तरह के आइसोटोप्स होते हैं, और इन दोनों आइसोटोप्स को हम साइंस में भी मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कैसे यूज़ कर रहे होते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास बता दिया है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन जो 131 है, ठीक है, इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं जब भी कोई थायराइड प्रॉब्लम होती है उसको डायग्नोज करने में। थायराइड एक बेसिकली हमारे पास एक ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, तो वो अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट होंगे आगे जाके तो आप लोग पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि बेसिकली हम उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसको डायग्नोज करने के लिए कौन सा आइसोटोप्स यूज़ करते हैं, 131, ठीक है। सो बेसिकली आप लोग ये चीज़ अच्छे तरीके से याद कर लें। ओके ओके, और फिर इसके बाद हमारे पास आता है सोडियम। तो सोडियम 24 ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब फ्लो हमने ब्लड का डिटेक्ट करना हो, ठीक है, कि ब्लड फ्लो, ठीक है, कैसे हो रहा है, ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, या कहीं कहीं थ्रोम्बस यानी कोई क्लॉट तो नहीं बना हुआ अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं, और कोई पॉसिबल कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं हुई भी हमारे पास सर्कुलेशन के अंदर, हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर देन वी हैव आयोडीन 123, ठीक है। अब आयोडीन 123 बेसिकली हमारे पास ब्रेन को इमेज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। देन वी हैव कोबाल्ट 60, वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, कोबाल्ट 60, ठीक है, कहाँ पे, कैंसर के लिए, ठीक है। कैंसर सेल्स को इरेडिएट करने के लिए हमारे पास बेसिकली यूज़ होता है, यानी कैंसर सेल्स होते हैं ना, उसको हमारे पास उसको हम डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए, सो दैट वो आगे ना फिर मज़ीद ग्रो करते रहें, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्यूमर्स यानी कैंसर्स को ही क्या करता है, श्रिंक करता है, उसको किल करता है, ठीक है। बेसिकली इसका ये पर्पस होता है। क्या बताया मैंने, सोडियम 24 ब्लड फ्लो को ट्रेस करता है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन है कहीं पे भी, ठीक है, उस सब कुछ चीज़ों को डिटेक्ट करेगा। आयोडीन 123 ब्रेन को इमेज करने में, कोबाल्ट 60 कैंसर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कार्बन 14, यू नो कि कार्बन हमारे पास फोटोसिंथेसिस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो कार्बन 14 हमारे पास यूज़ होता है टू ट्रेस द पाथ ऑफ द कार्बन इन द फोटोसिंथेसिस, राइट। देन वी हैव द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है। एक और यूज़ है इसका, तो वो क्या यूज़ होता है कि बेसिकली दे आर यूज टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल है वो किस तरह का है, ठीक है, किस तरह का स्ट्रक्चर है उसका, उसके कैसे एलिमेंट्स किस तरह से वो स्पेस में कैसे अरेंज है, तो उनको देखने के लिए वी यूज़ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर सल्फर 35 है तो उसको हम यूज़ करते हैं इन द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ द थायोसल्फेट, ठीक है, H2O3-2, ये इस तरह का ये थायोसल्फेट का हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम बेसिकली थायोसल्फेट के स्ट्रक्चर को डिटर्मिन करने के लिए सल्फर 35 यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, देन वी हैव अनदर पॉइंट कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं दे आर यूज टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, ठीक है, हाउ दे आर टेकिंग प्लेस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज़ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स फॉर दैट पर्पज एज वेल, ठीक है। देन वी हैव द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू डेट द रॉक्स, सॉइल्स, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, ममीज, ठीक है। तो और क्या होता है कि हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को क्या करने के लिए यूज़ करते हैं कि कोई भी रॉक, सॉइल या कोई भी पुरानी सी चीज़ है, एक आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ममीज़ वगैरह, तो वो कितनी पुरानी है, उसको उस चीज़ को डेट बैक करने के लिए, उस चीज़ का मतलब क्या है कि यू कैन से कि टाइम निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। ओके और अब यहाँ तक हमारा आइसोटोप्स फिनिश हो गया है,
कंप्लीट हो चुका है एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टेकिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और ये हमारे पास है लास्ट टॉपिक, ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर। एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 3, ठीक है, फ्रॉम द एक और जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उससे, ठीक है। सो यहाँ तक कोई भी अगर क्वेश्चन है आपका, सो यू मे आस्क। थैंक यू सो मच।